जी, चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे आज हम। इसमें डाटा इंटेग्रिटी और नॉर्मलाइजेशन, ये दो चीजें हैं जो इसमें कवर हो रही हैं। ठीक है, इसका कंटेंट अगर देखा जाए तो इसके अंदर डाटा इंटेग्रिटी और उसकी टाइप्स आ जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी एंटिटी और एट्रीब्यूट्स की, फिर डाटाबेस अनोमलीज एरर्स को भी कहते हैं, या आपने पिछले चैप्टर्स में भी नाम सुना था। तो इस दफा जो है ना, हम इसको जरा डिटेल में देखेंगे कौन कौन से एरर्स होते हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन, और हमने 3 नॉर्मल फॉर्म्स पढ़नी है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये हम इसको इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है डाटा इंटेग्रिटी एंड टाइप्स ऑफ डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी का लफ्ज आप पहले भी पढ़ के आए हुए हैं पिछले चैप्टर्स में, जिसमें हम कहते हैं जहां डाटा इंटेग्रिटी की बात होगी इसका मतलब है करेक्टनेस प्लस कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी डाटा करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट एंटर हो, या फिर और दूसरी बात ये कि अगर वो डाटा जो है शेयर हो रहा है या मोर देन वन प्लेसेस पे मौजूद है तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी अपडेट अगर करते हैं ऐसा ना हो कि सेम डाटा दो जगहों पे दो मुख्तलिफ तरीकों से पड़ा हो। सही है। अच्छा, इसका मकसद क्या है, इसको क्यों डाटा इंटेग्रिटी को हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमने डेटाबेस प्रोटेक्शन और डेटाबेस सिक्योरिटी की वजह से डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना होता है, सिक्योर करना होता है, किससे? अनऑथराइज्ड ऑपरेशन से, कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अनऑथराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म ना कर दे डेटाबेस में आगे। सिक्योरिटी का ये मतलब है। ठीक है, डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वालिटी ऑफ डाटा से रिलेटेड होता है, क्वालिटी ऑफ डाटा से मुताल्लिक होता है। अगर आपकी डाटा इंटेग्रिटी सही तरह से मेंटेन हुई है, आपने डाटा इंटेग्रिटी पे गौर किया हुआ है डेटाबेस के को डिजाइन करते हुए, तो उसके अंदर डाटा जो आएगा वो हमेशा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। मतलब क्वालिटी वाला डाटा उसके अंदर एंटर करेंगे। तो रॉ डाटा या रॉ नहीं कह सकते, मतलब जो फजूल किस्म का डाटा इसमें एंटर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि सीएनआईसी है, ठीक है, एक फील्ड, उसके अंदर आपने किसी का एनआईसी नंबर स्टोर करना है, वो होते हैं 13 डिजिट्स। तो आपने उसके ऊपर एक रूल लगा दिया कि 13 डिजिट्स ही इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, 13 डिजिट्स के अलावा इसमें एंटर नहीं किया जा सकता, ना ही 13 डिजिट से कम किया जा सकता है, वरना डेटाबेस एंटर नहीं करने देगा। तो ये जो रूल आपने लगाया ना 13 डिजिट्स वाला, ये रूल क्या कर रहा है कि क्वालिटी ऑफ डाटा मेंटेन कर रहा है। सही है। अगर कोई सीएनआईसी नंबर हो और उसके 12 डिजिट्स हो या 11 डिजिट्स हो, आपके तो किसी काम का नहीं है ना, वो डाटा की क्वालिटी तो ना हुई। तो इसीलिए ये इंटेग्रिटी जो है वो डाटा की क्वालिटी मेंटेन करता है। अच्छा, इससे आप ये इंटेग्रिटी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ। कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं रूल्स को, वो रूल्स जो डाटाबेस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं ताकि करेक्ट डाटा एंटर किया जा सके। सही है। ये जो था कि 13 डिजिट्स, एग्जांपल एक कर रहे हैं कि 13 डिजिट्स एंटर हो, तो ये 13 डिजिट्स क्या है? ये रूल है, एक रूल आपने एक कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन कर दिया। सही है, इसे कॉन्स्ट्रेंट बोलेंगे। इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट जो है वो इंडिविजुअल डाटा आइटम पे भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे अभी हमने किया सीएनआईसी पे अप्लाई किया, ये एक सिंगल रिकॉर्ड के ऊपर या फिर एक इंडिविजुअल डाटा के ऊपर हमने ये एक कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया। एक और तरीके से भी कॉन्स्ट्रेंट लगाया जा सकता है, जब हम रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे होते हैं बिटवीन रिकॉर्ड्स, जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं ना, तब भी कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जा सकते हैं। ये दो जगह, इन दो पॉइंट्स पे कॉन्स्ट्रेंट लगता है। एग्जांपल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स की, एक तो ये मैंने आपको सीएनआईसी की एग्जांपल दे दी, और कुछ एग्जांपल्स हैं देख लेते हैं। जैसे लाइब्रेरी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आपका जो आपकी डाटाबेस है ना, वो लाइब्रेरी सिस्टम की डाटाबेस है। उसके अंदर एक आपके पास फील्ड है या आपके पास एक कॉलम है, वो है इशू डेट। ठीक है, अब इशू डेट के ऊपर और एक है रिटर्न डेट, यानी लाइब्रेरी है तो किताबों का कोई सिस्टम होगा, यानी किताबें इस इशू डेट, किस डेट को इशू की गई और किस डेट को रिटर्न की गई। सही है। तो जो जाहिर है हमेशा इशू डेट पुरानी होगी, ये तो लॉजिकल बात है ना, आपके अपने माइंड में भी आता है कि पहले इशू कराएंगे तो रिटर्न डेट बाद की आएगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता पहले रिटर्न डेट आ रही है, पहले रिटर्न करवा रहे हैं बुक, बाद में इशू करवा रहे हैं। इशू का मतलब है लाइब्रेरी से वो किताब लेना, और रिटर्न का मतलब है जब आपने वो लेके पढ़ ली उसके बाद वापस करना। तो वापस आप बाद में, तो बाद में करेंगे ना, लेने के बाद करेंगे, तो इसलिए हमेशा इशू डेट जो है वो ओल्डर होगी देन रिटर्न डेट। तो अब ये डाटाबेस को कौन बताएगा? ये आप एक कॉन्स्ट्रेंट लगा देंगे डाटाबेस के अंदर। ठीक है, हम आपस में तो कहते हैं, जब आम बातचीत करते हैं, कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो लॉजिकल है। ठीक है, लेकिन ये बात डेटाबेस को कौन बताए? डेटाबेस को कैसे पता चलेगा कि ये लॉजिकल है? इसके डाटाबेस के ऊपर आप कॉन्स्ट्रेंट्स लगाएंगे।
ताकि कोई गलती से भी रिटर्न डेट पिछली पहले मतलब ओल्डर रिटर्न डेट एंटर ना कर दे। नेक्स्ट आ जाता है कि ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। फॉर एग्जांपल ये आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है ना, ये एक फील्ड है और एक ऑब्टेन मार्क्स फील्ड है। ठीक है, तो आपका हमेशा ऑब्टेन मार्क्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम मार्क्स होंगे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसा तो नहीं हो सकता 100 नंबर आपके टोटल मार्क्स हैं और आपने 110 नंबर ले लिए हैं किसी सब्जेक्ट में, मैक्सिमम मार्क्स ले लिए। हमेशा जितने नंबर का पेपर होता है उससे या तो कम आ सकते हैं मार्क्स या उसके बराबर आ सकते हैं। हो सकता है किसी के पूरे नंबर आ जाए, तो ये भी एक कॉन्स्ट्रेंट लग सकता है। या फिर कुछ जगहों पे अगर रजिस्ट्रेशन किसी बच्चे की करवानी हो, हमारे हाँ क्या होता है कि वैसे अक्सर क्या होता है कि वो रजिस्ट्रेशन 1 2 3 इस न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, लेकिन कई दफा उसके साथ ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। जैसे आईसीएस का बच्चा है तो आईसीएस 1, आईसीएस 2, आईसीएस 3 ये रजिस्ट्रेशन ऐड हो गई। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ आप एक कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं कि हमेशा आईसीएस का जो टर्म है ना वो खुद ब खुद ऐड हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है, अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं, टाइप्स आ गई। टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ डाटा इंटेग्रिटी। सबसे पहली आ जाती है एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी को अगर आप देखें, क्या होता है कि ये कॉन्स्टेंट्स की बात हो रही है, यानी रूल्स की बात हो रही है हर जगह पे, कि एंटिटी इंटेग्रिटी प्राइमरी की पे लगती है। ठीक है, रिलेशन प्राइमरी की वैल्यू ऑफ अ रिलेशन हमेशा प्राइमरी की पे लगेगी। ये इंटेग्रिटी क्या कहती है, ये रूल क्या है, हमने ये देखना ये रूल कौन सा रूल है। ये ना कुछ रूल्स हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको नाम दे दिए गए हैं। अच्छा, ये कॉन्स्टेंट कहता है कि किसी रिलेशन में प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। नो प्राइमरी की वैल्यू कैन हैव अ नल वैल्यू। ठीक है, हमेशा प्राइमरी की जिसको आपने प्राइमरी की डिक्लेयर किया है वो हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो यूनिक भी होगी। नल क्यों नहीं होगी, नल की क्यों इन्होंने कहा गया है कि ये इंटेग्रिटी कहते हैं नल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट का, ठीक है, और उसके अंदर एक रोल नंबर जो है ना वो आपका प्राइमरी की है। ठीक है, ये मैंने स्टैरिक लगा दिया क्योंकि ये प्राइमरी की है। ठीक है, अब आप इसके अंदर एक कोई एंट्री आती है उसमें नल है, उसका कोई रोल नंबर ही नहीं मिला हुआ उसको। फॉर एग्जांपल अभी वो नया नया बच्चा आया, आपने उसकी एंट्री कर दी लेकिन उसका रोल नंबर नल है। एक और बच्चा आता है उसका रोल नंबर भी नल आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये दोनों का सेम नल नल सेम नहीं हो गया। अब आप इन दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? आप रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, इनको तो कह सकते हैं ना रोल नंबर 1 का डाटा ले आओ, रोल नंबर 2 का ले आओ। नल आप कैसे कह सकते हैं रोल नंबर नल का ले आओ? वो 4-5 बच्चों का डाटा निकाल के ले आएगा डाटाबेस, कोई यूनिक तो ना हुआ ना। प्राइमरी की का मकसद ये है कि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके हर डाटा, हर रिकॉर्ड को। तो इसीलिए एंटिटी इंटेग्रिटी ये कहती है कि किसी प्राइमरी की कभी प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं रिफरेंशियल इंटेग्रिटी। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी ये कॉन्स्ट्रेंट होता है फॉरेन की वैल्यू पे। पहले हमने एंटिटी इंटेग्रिटी किस पे किया, प्राइमरी की वैल्यू पे, और ये फॉरेन की वैल्यू पे होता है। फॉरेन की वैल्यू क्या कहती है कि अगर किसी रिलेशन में कोई फॉरेन की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू से अटैच मैच करनी चाहिए। सही है, हाँ जी। अगर हम फॉरेन की कांस्टेंट वैल्यू देखें, अच्छा मैं आपको साथ ना एक टेबल बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट वाला टेबल चल रहे हैं, जो स्टूडेंट वाले टेबल से ही शुरू कर लेते हैं। ये जो है ना, मैं अलहदा नीचे लाइंस नहीं डाल रही, आप खुद ही देख लीजिएगा। ये रोल नंबर है, ये इस टेबल के अंदर क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, रोल नंबर 1 का डाटा, रोल नंबर 2 का डाटा, रोल नंबर 3 का डाटा, रोल नंबर 4 का डाटा। ठीक है, ये आपका प्राइमरी की है। अब एक और टेबल है, ये आपका स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का टेबल था। एक और टेबल है, वो है उस स्टूडेंट के मार्क्स का टेबल कर लेते हैं, मार्क्स टेबल। इसके अंदर भी एक रोल नंबर का क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो कि फॉरेन की है। ठीक है, इसमें रोल नंबर 1 के इंग्लिश के मार्क्स, रोल नंबर 2 के उर्दू के मार्क्स, या रोल नंबर 1 के उर्दू के मार्क्स, फिर रोल नंबर 1 के किसी और सब्जेक्ट के मार्क्स, फिर रोल नंबर 2 के कोई मार्क्स। ठीक है, ये आपने फॉरेन की बनाई है, इसलिए ये प्राइमरी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली जो प्राइमरी की है ना, इसका डाटा इधर यूज हो रहा है फॉरेन की में। अच्छा, ये अब रिफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या कहती है, ये फॉरेन की पे लगेगी, याद रहे ये फॉरेन की पे लगेगी, मार्क्स वाले टेबल पे। ये कहती है कि फॉरेन की में अगर कोई रिलेशन है
तो कोई किसी रिलेशन में फॉरेन की है तो उसकी वैल्यू प्राइमरी की के वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इधर 4 स्टूडेंट्स का डाटा है तो इधर 4 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। अगर आप कहते हैं रोल नंबर 5 के इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है, तो ये अब रोल नंबर 5 का डाटा तो प्राइमरी की में मौजूद ही नहीं है, तो इस वजह से ये इंटेग्रिटी, ये जो है ये यहाँ पे डिफरेंशियल इंटेग्रिटी इसको होने नहीं देगी, इसको यहाँ पे एरर दे देगी, क्योंकि हमने रूल लगाया हुआ है डिफरेंशियल इंटेग्रिटी का, ठीक है, कि जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू जो मतलब फॉरेन की है उसकी वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू से लाजमी मैच करनी चाहिए। सही है, तो ये क्या करती है कि ये जब जो दो रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं दो टेबल्स के दरमियान में, तो उसको कंसिस्टेंट रखती है उसके डाटा को, डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। इसको आगे जाके देख लेते हैं, आगे इसको मजीद थोड़ा सा बताया जी। ये डिफरेंशियल इंटेग्रिटी वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। इसमें क्या कहता है कि ये प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप पे इंप्लीमेंट होता है। वही एग्जांपल है सेम जो हम पहले करके आ चुके हुए हैं, यही वाली जो स्टूडेंट टेबल और रिजल्ट टेबल, बस इन्होंने रिजल्ट में सब्जेक्ट्स थोड़े से चेंज कर दिए, C++ और DBMS वगैरह ले आए हैं, DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये नहीं तो वही जो मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में एग्जांपल दी है, इंग्लिश उर्दू मैथ सब्जेक्ट करके दे दी थी, इसमें इस तरह से आप बहरहाल कॉन्सेप्ट समझें। स्टूडेंट टेबल में इधर इसमें ना दो बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कोई डाटा रिजल्ट टेबल में यानी चाइल्ड टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक कि उससे रिलेटेड या कॉरस्पॉन्डिंग डाटा प्राइमरी की फील्ड में मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, आप यहाँ पे 5वें स्टूडेंट का रिकॉर्ड का कोई सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर नहीं कर सकते, वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि 5th स्टूडेंट नंबर 5 जिसका रोल नंबर 5 हो उसका उसके पेरेंट टेबल में तो कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, यहाँ तो 1 से लेके 4 तक मौजूद है, ठीक है। एक तो ये कॉन्स्ट्रेंट ये चीज इंश्योर करता है। दूसरा ये क्या करता है, ये कहता है अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से रिकॉर्ड नंबर 2 डिलीट करना चाह रहे हैं, आपने रिकॉर्ड नंबर 2 यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, लेकिन पेरेंट टेबल में तो है, लेकिन चाइल्ड टेबल में इस रिकॉर्ड की आप देखें 2 एंट्रीज मौजूद है, एक C++ के मार्क्स, एक इसके DBMS के मार्क्स। तो अगर यहाँ से चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड मौजूद हो तो पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट नहीं किया जा सकता, उससे पहले ये एरर दे देगा, डेटाबेस एरर दे देगा, क्योंकि अगर डिफरेंशियल इंटेग्रिटी आपने उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगाया हो तो वो एरर दे देगा कि पहले चाइल्ड टेबल में से इसकी रिलेटेड एंट्रीज को डिलीट करो, तब आप पेरेंट टेबल में इस काबिल होगे, तब आपको पेरेंट टेबल में से उस एंट्री को डिलीट करने की इजाजत देगा, ऐसे वो डिलीट करने नहीं देगा, ठीक है, जब तक के कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स किसी चाइल्ड टेबल में मौजूद हो, ठीक है। तो ये बात जो है डिफरेंशियल इंटेग्रिटी ये दो बातें कर रही है, एक डिलीशन के वक्त कि डिलीट करते हुए एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड उससे जो उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट ना करें चाइल्ड टेबल में, और एक इंसर्शन के वक्त पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड का होना, उससे रिलेटेड या कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड का होना जरूरी है। कोई ऐसी एंट्री नहीं आ सकती जिसका रिकॉर्ड पेरेंट टेबल में मौजूद ना हो, कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड मौजूद ना हो, ठीक है। ये इतनी सी बात थी। जी, प्रॉब्लम इन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको देख लेते हैं ये क्या है। सबसे पहले आ जाता है सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है कि ये प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होती है जब दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यानी दो डिफरेंट फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स उनका एक जैसा नाम हो, सही है, एक जैसा नाम डिफरेंट हो लेकिन इंफॉर्मेशन सेम हो। फॉर एग्जांपल आप एक ये एग्जांपल देख लें, जैसे ये है सप्लायर कोड, ठीक है, और सप्लायर आईडी, सही है, ये दो डिफरेंट एंटिटीज में दो डिफरेंट नाम से एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन इनमें एक तरह की इंफॉर्मेशन है, ये शायद रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अब ये इस वजह से ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो बेहतर है कि आप दोनों का जो है ना नाम एक ही रखें, या तो आप सप्लायर कोड को सप्लायर आईडी कर दें या आईडी को कोड कर दें, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो इसीलिए इनको एक ही तरह का नाम होना चाहिए। If an attribute exists in more than one entity type or relation, the name of attribute must be same in all entities या relation, ठीक है, नाम दोनों का फिर सेम होना चाहिए अगर वो सेम इंफॉर्मेशन को पोर्ट्रे कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिमोनिम, ये इससे डिफरेंट है, इसमें है कि अगर दो डिफरेंट एंटिटीज में दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं लेकिन और उनके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है लेकिन नाम सेम है,
तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो एंटिटीज हैं, कस्टमर और सप्लायर, ठीक है। कस्टमर आईडी और कंपनी नेम ये कस्टमर के एट्रीब्यूट्स हैं, और सप्लायर आईडी और कंपनी नेम ये सप्लायर के एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप इसमें देखें कंपनी नेम ये वाला और कंपनी नेम ये वाला, दोनों के नाम तो सेम है, लेकिन इन दोनों में देख के ऐसे लग रहा है कि इन दोनों में इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी। कस्टमर में कंपनी नेम में क्या होगा कि किस कंपनी के साथ कस्टमर का डीलिंग कर रहा है, और सप्लायर के कंपनी नेम में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी। सप्लायर जिन कंपनीज के साथ डील कर रहा है वो जरा डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी। तो बजाय इसके कि आप सेम नेम दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए आप रखें, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इट में क्रिएट कंफ्यूजन। तो इसलिए बेहतर है कि दोनों के नाम आप डिफरेंट कर दें, यानी इसका नाम कंपनी नेम कर दें, इसका कुछ सप्लायर नेम या कुछ इस तरह से डिफरेंट नाम करें, ताकि जब डेटाबेस में डाटा मेंटेन हो तब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब भी आप डेटाबेस में डाटा मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट आ जाता है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? अननीडेड या अननेसेसरी। ये चीज आप लोगों ने जो है पहले भी इसका लफ्ज आपने सुना होगा, चैप्टर नंबर 1 में सुना है। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इसका मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा की डुप्लीकेट कॉपी, डाटा जो है एक्स्ट्रा मतलब डाटा को जो है ना अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सही है। अच्छा, प्रॉब्लम क्रिएटेड व्हेन सेम इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरीली स्टोर्ड इन टू डिफरेंट वेज। अगर एक ही तरह की इंफॉर्मेशन दो तरीकों से बता दी जाए, ठीक है, तो वो अननेसेसरीली स्टोर किया जाए तो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रिलेशन है, एम्प्लॉय रिलेशन है, ठीक है। इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, क्या है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ। अब आप अगर गौर करें तो एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ ये दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, कि ये दोनों रिडंडेंट इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। वो कैसे? DOB का मतलब है डेट ऑफ बर्थ। सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो कैसे? अगर आपके पास किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ पता हो, आप उसकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ड्राइव कर सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स डेट ऑफ बर्थ। तो फिर इसका मतलब है कि आप जो एज एट्रीब्यूट ले रहे हैं, ये तो फिर आप रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ मौजूद होगी, आप ऑटोमेटिकली एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। तो इसका मतलब है कि ये रिडंडेंसी है रिलेशन के अंदर। ये प्रॉब्लम, इस तरह की जो प्रॉब्लम, इसको रिमूव करना चाहिए। ये प्रॉब्लम रिडंडेंसी क्रिएट करेगी, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम रिडंडेंट इंफॉर्मेशन की होगी। नेक्स्ट आ जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा का क्या मतलब है कि जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे, टू इवेंट्स सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, मतलब एट द सेम टाइम वो दोनों इकट्ठे अकर ना हो सके, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल किसी एट्रीब्यूट में डाटा ट्रू एंड फॉल्स, यस या नो की सूरत में सेव होना है, तो एट द सेम टाइम वो या यस होगा या नो होगा। ठीक है, अगर एट द सेम टाइम वो यस भी हो और नो भी हो तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो एट्रीब्यूट्स, टू और मोर सच एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रिलेशन है एम्प्लॉय का, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, एम्प्लॉय मैरिड और एम्प्लॉय सिंगल। अब इसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा किन दो एट्रीब्यूट्स में होगा? इन दो में, एम्प्लॉय मैरिड और एम्प्लॉय सिंगल। ठीक है, पूछना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय मैरिड यस या नो, ट्रू या फॉल्स, और एम्प्लॉय सिंगल यस या नो, ट्रू या फॉल्स। यानी ये डाटा टाइप इन दोनों एट्रीब्यूट्स की क्या है? बुलियन डाटा टाइप है। यानी इसके अंदर या यस या नो की सूरत में आंसर आएगा या ट्रू फॉल्स की सूरत में आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोनों कोई भी एम्प्लॉय, उसका डाटा एंटर होता है, उसका कह देते हैं कि वो एम्प्लॉय का मैरिड स्टेटस भी ट्रू है और एम्प्लॉय का सिंगल स्टेटस भी ट्रू है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कैसे हो सकता है? अगर एक एम्प्लॉय मैरिड है, ट्रू है यानी मैरिड है, वो एट द सेम टाइम मैरिड भी है और एट द सेम टाइम वो सिंगल भी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या तो वो मैरिड होगा या सिंगल होगा। सही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा कहलाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप बजाय इसके कि ये दो एट्रीब्यूट्स लें, आप इन दोनों को एक सिंगल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर दें। वो सिंगल एट्रीब्यूट क्या होगा? मार्शल स्टेटस का।
जिसकी वैल्यू या मैरिड हो सकती है, एम हो सकती है, एम फॉर मैरिड, या सिंगल, एस फॉर सिंगल हो सकती है। यानी एट द सेम टाइम वो या मैरिड होगा या सिंगल होगा, एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय होगा उसकी वैल्यू या मैरिड होगी या सिंगल होगी। तो इस वजह से इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा से। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम डेटाबेस अनोमलीज। ठीक है, डेटाबेस अनोमलीज को एरर्स भी बोलते हैं, अनोमलीज को ना एरर्स भी बोलते हैं। यानी डेटाबेस में जो एरर्स आते हैं उसके बारे में बात हो रही है। जो जब डेटाबेस में जो रिलेशंस बनते हैं ना, रिलेशंस का मतलब है टेबल, इधर टेबल की बात हो रही है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा, प्रॉब्लम्स जो है वो अकर ड्यू टू डाटा रिडंडेंसी इन रिलेशन। रिलेशन में डाटा रिडंडेंसी की वजह से भी प्रॉब्लम अकर हो सकती है। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। अच्छा, इसको अपडेट अनोमलीज भी बोलते हैं। सही है, डेटाबेस अनोमलीज को अपडेट अनोमलीज भी बोलते हैं। यानी कि जब भी आप डाटा अपडेट करते हैं, अपडेट में कौन कौन से ऑपरेशन आ सकते हैं? या तो आप नया डाटा इंसर्ट करते हैं, या कोई डाटा पहले से मौजूद हो उसको डिलीट करते हैं, या फिर किसी डाटा में मॉडिफिकेशन करनी हो यानी कुछ चेंज लेके आना हो। तो प्रॉब्लम जो अकर होते हैं उन्हें अपडेट अनोमलीज या डेटाबेस अनोमलीज बोलते हैं। अब इन अनोमलीज का क्या रिजल्ट होता है, क्या नुकसान होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? एक तो ये है कि आपका इंपॉर्टेंट डाटा लॉस हो सकता है कि अगर कोई रिलेशन हो जिसके अंदर अनोमलीज हो, तो अपडेशन के वक्त आपका इंपॉर्टेंट डाटा लॉस हो सकता है। या फिर और आपको जो है ना, इन अनोमलीज को मस्ट रिमूव दिस अनोमलीज इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आप किसी प्रॉब्लम के बगैर अपडेशन करना चाह रहे हैं तो पहले उन अनोमलीज को रिमूव करें। 3 तरह की अनोमलीज होती हैं, इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली और मॉडिफिकेशन अनोमली। ठीक है, जब हम ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जब आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे ना, तो नॉर्मलाइजेशन से ऑटोमेटिकली ये अनोमलीज दूर हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। बहरहाल अभी हम देखते हैं ये तीन जो अनोमलीज है ना, इनको देखते हैं। अच्छा, ये जो आपको टेबल शो हो रहा है ना, इस टेबल को या इस रिलेशन को हम इस्तेमाल करेंगे इन तीनों अनोमलीज की एग्जांपल में। ठीक है, इसी रिलेशन को लेके हम इस पूरे टॉपिक में, डेटाबेस अनोमलीज के टॉपिक में चलेंगे। सबसे पहले आ जाती है पहली अनोमली, जो कि है इंसर्शन अनोमली। ये कब अकर होती है? जब भी किसी रिलेशन में कोई न्यू रिकॉर्ड, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, तब ये प्रॉब्लम अकर होती है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करती है? indicates that a user cannot insert facts about an entity until he has the additional facts about that entity। कोई भी ऐसा मतलब अधूरा सा रिकॉर्ड नहीं एंटर किया जा सकता जब तक आपके पास के किसी भी रिकॉर्ड के बारे में फुल फैक्ट्स मौजूद ना हो, सारी चीजें, सारा डाटा मौजूद ना हो, आप उसको एंटर नहीं कर सकते। अदरवाइज प्रॉब्लम अकर हो सकती है। एग्जाम्पल देख लें, ये एक आपके पास रिलेशन है या टेबल है। इस रिलेशन में आपको 5 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। इस रिलेशन का नाम इन्होंने कह दिया है कि स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट रिलेशन है। एट्रीब्यूट्स इसमें अगर आप देखें, ये जो अंडरलाइन वाले एट्रीब्यूट्स है ना, रोल नंबर और सब्जेक्ट, इन दोनों के नीचे अंडरलाइन हुआ है। ये दोनों जो है प्राइमरी कीज हैं। जब भी प्राइमरी की शो करनी होती है तो वो क्या होती है, उसके नीचे अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को, रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिला के इन्होंने प्राइमरी की बनाई हुई है। सही है, प्राइमरी की का क्या रूल था? एक रूल ये था कि इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, 3 रूल्स पढ़े थे हमने। अच्छा, एक रूल ये था कि इसमें कोई नल वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, अगर कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है आपने, तो आपको लाजमी उसका रोल नंबर भी एंटर करना पड़ेगा, लाजमी उसका सब्जेक्ट भी एंटर करना पड़ेगा। प्राइमरी की ये है ना, एक रूल है, तो कि लाजमी प्राइमरी की एंटर करनी पड़ेगी। अभी तक 2 प्राइमरी कीज है, 2 को मिला के प्राइमरी की बनी हुई है, तो इन दोनों में डाटा एंटर करना लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता आप रोल नंबर, यानी रोल नंबर 4 फॉर एग्जांपल कोई आ रहा है, आप 4 एंटर कर दें और सब्जेक्ट आपको मालूम नहीं है, ये फैक्ट आपको पता नहीं है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर इस चीज से इंसर्शन अनोमली आ सकती है। सही है, अच्छा, ये हमारी हो गई इंसर्शन अनोमली। अब नेक्स्ट अनोमली पे चलते हैं, विच इज डिलीशन अनोमली। डिलीशन अनोमली से पता लग रहा है कि जब भी कोई डाटा डिलीट करेंगे किसी रिलेशन में से, तब ये अनोमली अकर होगी, तब ये एरर अकर होगा। ठीक है, अब एरर इसको कहते हैं, लेकिन आप इसको डेटाबेस में जब बात करेंगे ना, डेटाबेस की जुबान में, तो अनोमली का लफ्ज बोलेंगे। It indicates that by deleting a fact about an entity, a user unconsciously deletes other facts about that entity। कि अगर किसी एंटिटी में से कोई एक रिकॉर्ड, एक फैक्ट डिलीट, एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाए, तो हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आप उसमें से अनकॉन्शियसली, यानी कि
बगैर जानबूझ के नहीं, वैसे बगैर जाने आप उसको डिलीट हो सकता है हो जाए, ठीक है। अगर हो जाता है तो वो डिलीशन एनोमली होगी। रिलेशन कौन सा है, वही स्टूडेंट का रिलेशन लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रिकॉर्ड है रोल नंबर 2 का, रोल नंबर इज इक्वल टू 2, यानी आप रोल नंबर इज इक्वल टू 2 को डिलीट करना चाह रहे हैं। ये वाला रोल नंबर 2 है, रशीद अहमद, जर्नल इसका ग्रुप है, और मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको डिलीट कर दिया, तो क्या हुआ, आपने कौन से फैक्ट्स डिलीट कर दिया, आप गौर करें। ग्रुप जर्नल और सब्जेक्ट मैथ, ये दोनों चीजें किसी और की नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही स्टूडेंट था जो कि है राशिद अहमद, रशीद या राशिद जो भी है, ठीक है। इन दोनों में ये जो दोनों थे जर्नल और मैथमेटिक्स, देखिए इसका आईसीएस और फिजिक्स है, ये जो 5 रिकॉर्ड है इनमें से इसका आईसीएस मैथ है, आईसीएस कंप्यूटर और प्री मेडिकल फिजिक्स। किसी का जर्नल और मैथ्स नहीं था। अगर ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, इसका मतलब है कि ये माना जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में जनरल साइंस का नहीं पढ़ाई जाती। एक तरह से यही हो गया ना, आपने एक फैक्ट डिलीट कर दिया कि हमारे पास एक ग्रुप जर्नल भी है, सही है। ये आपका फैक्ट डिलीट हो गया, सही है। तो ये क्या हुआ, डिलीशन एनोमली आ गई इसकी वजह से। ये इस वजह से आई है क्योंकि आपके रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं थे। अब ये आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता आप रिलेशंस जब नॉर्मलाइज करने लगेंगे ना, तो ये सारी एनोमलीज ऑटोमेटिकली उस नॉर्मलाइजेशन की वजह से रिमूव हो जाती हैं काफी हद तक। नेक्स्ट आ जाता है मॉडिफिकेशन एनोमली। मॉडिफिकेशन एनोमली, मॉडिफाई से पता चल रहा है कि जब भी कोई रिकॉर्ड अपडेट करेंगे तो उससे जो एनोमली अकर होगी, जो एरर अकर होगा, वो मॉडिफिकेशन एनोमली है। अच्छा, इंडिकेट्स दैट इफ अ यूजर चेंजेस अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी, कि अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज किया जाए तो then he must update each of rows या टपल्स of that entity। तो सारी रोज या टपल्स को अपडेट करना पड़ेगा उसकी वजह से। एग्जांपल देख लेते हैं। एक रिलेशन है यही वाला स्टूडेंट, आपने इसमें रिकॉर्ड है रोल नंबर 3, जिस रोल नंबर जिसकी वैल्यू 3 हो, आपने उसको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है, जैसे ये देखिए, ये रोल नंबर 3 है ताहिरा अली का, आपने चेंज करना है उसका आईसीएस से ग्रुप प्री इंजीनियरिंग की तरफ। उसने अपना ग्रुप चेंज कर लिया है, आईसीएस रखा हुआ था पहले, अब वो प्री इंजीनियरिंग में आना चाह रही है, तो आपने यहाँ से आईसीएस काट के आईसीएस की जगह पे प्री इंजीनियरिंग लिख दिया, ठीक है, मैं पीई लिख रही हूँ। अब आप गौर करें, इनकंसिस्टेंसी नहीं आ गई। ताहिरा के इधर इस वक्त ये 3 रिकॉर्ड्स मौजूद है, 3 ही है ना। अब ताहिरा का एक रिकॉर्ड में तो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है, दूसरे में आईसीएस है, तीसरे में भी आईसीएस है। तो आप क्या करेंगे, आपने इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए आपको तीनों में इसमें चेंज लाना पड़ेगा। प्री इंजीनियरिंग, ये एरर आ गया था ना, तो आपको एक अपडेट करने से अनोमली आ जाएगी। उसका सोल्यूशन क्या है कि आपको तीनों रिकॉर्ड्स जो हैं उस स्टूडेंट के, उनको करना पड़ेगा। इधर सोल्यूशन ही लिखा हुआ, हम अनोमली की बात करते थे, तो अनोमली यही थी कि एक अपडेट करने से इनकंसिस्टेंसी हो सकती है अगर उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स मौजूद है। तो मस्ट चेंज ग्रुप इन ईच ऑफ रोज, हर रो में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। इस स्टूडेंट के 3 रोज थे, ठीक है। इसके साथ हमारी अनोमलीज वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है ये देखते हैं। Normalization is a process of converting complex data structures into simple and stable data structure। आपके पास जो complex data structures होंगे उनको आपने simple और stable data structures में convert करना है। इस process को normalization कहते हैं, सही है। इसमें क्या होता है, टेक्निक फॉर रिव्यूइंग एंटिटी टू इंश्योर दैट एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड। ये इंश्योर करते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स जहां से बिलोंग कर रहे हैं वहीं पे स्टोर हो, सही है। ये इसको रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की ये बेस है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की तरफ आप आ रहे हैं। अच्छा, अब आपको ये बात दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। ये बात आप लोगों को पता है ना, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस में कि आपके पास ये रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन में वो सबसे आपके जो फील्ड्स के नाम होते हैं कि कौन सी फील्ड, इसके अंदर कितना डाटा रिकॉर्ड होगा, ये सारा कुछ जो है, ये फील्ड्स के जो नाम होते हैं ये डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर बन गया है कि रिलेशन का नाम क्या है, इसमें कितनी फील्ड्स हैं, ये सब कुछ। डाटा जो है वो उन फील्ड्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको डाटा बोलते हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मलाइजेशन में डाटा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेंगे, डाटा को नहीं करेंगे, लेकिन डाटा की को मद्देनजर रखते हुए करेंगे, ठीक है। डाटा को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे।
नॉर्मलाइजेशन स्टेप्स क्या है? नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप ये अचीव की जा सकती है, ठीक है। स्टेप, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप जो है वो एक नॉर्मल फॉर्म रिजल्ट में देता है, सही है, एक नॉर्मल फॉर्म देगा। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के स्टेप्स को फॉलो किया है तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगी? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड को किया तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड को किया है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये एनएफ का मतलब जो है ना, एन फॉर नॉर्मल, एफ फॉर फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? इज अ स्टेट ऑफ अ रिलेशन दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग सिंपल रूल्स और कंडीशंस। अगर आपने एक रिलेशन है, उसके ऊपर अगर आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल्स या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के कंडीशंस को अप्लाई करते हैं तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिजल्ट में देगा। अगर आप उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म करते हैं तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म रिजल्ट में देगा, ठीक है। इफ अ रिलेशन सेटिस्फाइज कंडीशंस ऑफ अ स्पेसिफिक नॉर्मल फॉर्म, अगर किसी एक खास नॉर्मल फॉर्म की आपने कंडीशंस रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उस नॉर्मल फॉर्म में होगा, ठीक है। ये वही बात है, दोबारा जरा अल्फाज घुमा के आ गई है कि फॉर एग्जांपल आपका जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो आपकी नॉर्मल वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिजल्ट में मिलेगी, ठीक है। अगर वो सेकंड को कर रहा है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखें, अब ये तीनों नॉर्मल फॉर्म्स का थोड़ा सा आप समझ लें, इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या करती है? एनी रिपीटिंग ग्रुप फ्रॉम टेबल इज रिमूव्ड, हर टेबल में से कोई रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देती है, ठीक है। इसको अप्लाई करने से ईच सेल ऑफ अ टेबल हैज अ सिंगल वैल्यू, हर सेल में एक सिंगल सेल, पता है क्या होता है? ये आपके पास टेबल है ना, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। ये आपने मेरा ख्याल है एक्सेल में भी पढ़ा होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया, चले जैसा भी बन रहा है आप कॉन्सेप्ट लें, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये एक जो है ना, ये एक सेल कहलाएगा, इसे एक सेल कहेंगे, ठीक है। तो ये हर सेल में एक सिंगल वैल्यू होगी। जब आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद हर सेल में सिंगल वैल्यू होगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं, ये इनको कैसे रिमूव किया जाता है, ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे उससे पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे। जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे उससे पहले हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, उसके बाद इसको रिमूव करना सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपने ये याद रखना है क्योंकि ये पेपर में अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव होते हैं, याद रखें, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव होते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव होती है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव होती है। अगर किसी रिलेशन में रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं है तो इसका मतलब है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर किसी रिलेशन में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव हो चुकी है तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। अगर किसी रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो गई है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। अगर आप ये डायग्राम देखें ना, ये है, सबसे पहले आता है अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन, यानी ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जो नॉर्मलाइज नहीं है, अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है, उसके अंदर से पहले रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है, सारे रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव हो जाते हैं। जैसे ही रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव होते हैं तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बन जाता है वो रिलेशन। फिर उस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में से अगर कोई पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं तो उसको रिमूव किया जाता है, तो उसको रिमूव करने से क्या होगा? सेकंड नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर से अगर कोई ट्रांजिटिव ग्रुप्स मौजूद हैं तो उन ट्रांजिटिव ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाता है। जब वो रिमूव हो जाती हैं तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद देखा जाता है कि क्या कोई रिमेनिंग एनोमलीज हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के रिजल्ट की वजह से कोई और एनोमलीज तो नहीं आ रहे, यानी एरर्स तो नहीं आ रहे। अगर आते हैं तो उनको रिमूव किया जाता है और हायर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म अप्लाई की जाती है। ये अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, यानी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म या फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म या फिर बायोस्कोर नॉर्मल फॉर्म, इस किस्म की और नॉर्मल फॉर्म्स भी हैं, लेकिन आपके कोर्स में अभी ये सिर्फ हम तीन नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है कि रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होते, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव की जाती है और थर्ड में ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव की जाती है। अब आज हम ना इस लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? रिलेशन, कोई भी रिलेशन या कोई भी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ, अगर ये मतलब है किस अगर के ऊपर अगर जोर दिया जाए तब आता है। ये आपने मैथ्स में बहुत ज्यादा टर्म पढ़ी होगी, इफ एंड ओनली इफ।
अगर हर एट्रीब्यूट each attribute in each row contains only one value, अगर हर एट्रीब्यूट में सिर्फ एक वैल्यू होगी तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी, वो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। कोई भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स हो या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो। रिपीटिंग ग्रुप को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो या रिपीटिंग ग्रुप्स हो तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं कहलाएगी, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा, रिलेशन उस वक्त अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होगा। अच्छा, एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट या रिपीटिंग ग्रुप एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स जिसमें एक या एक से ज्यादा वैल्यूज मौजूद हो, उन्हें मल्टी वैल्यूड से लफ्ज से ही पता चल रहा है, यानी जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एट्रीब्यूट है फोन का, ठीक है, कोई फोन एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यूज क्या है? ये एक लैंडलाइन नंबर है, ये एक फोन नंबर है। एक रिकॉर्ड की दो वैल्यूज हो सकती है, सही है ना। कोई बच्चा हो वो दो अपने फोन नंबर दे दे, दो फोन नंबर्स भी दे दिया जा सकता है ना। तो या बच्चा हो या एम्प्लॉय हो या जो भी हो, एक आजकल तो मल्टी सिम आ रहे हैं फोन्स, एक एक बंदे ने एक एक फोन में दो दो सिम्स रखी होती है। सिम का मतलब है दो नंबर होते हैं उसके पास, तो दो दो नंबर भी किसी एक रिकॉर्ड के से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं होगी। अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है किसी भी रिलेशन को, तो उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो है उसको एक्सटेंड कर दें टू मल्टीपल रोज में ले आए। एग्जांपल कर लेते हैं चले इसकी, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रिलेशन है, ठीक है, ये वाला रिलेशन है, ये आपका अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है रिलेशन की। आपने ये गौर करें, पहला रिकॉर्ड है रोल नंबर 1 शहबाज, सिटी उसका लाहौर है, उसने अपने 3 फोन नंबर दिए हुए हैं, उसके 3 फोन नंबर मौजूद हैं, सही है। तो अब दूसरा रोल नंबर है रोल नंबर 2 राशिद, मुल्तान उसका सिटी है और उसने 2 फोन नंबर दिए हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड ने सहर सलीम ने 2 फोन नंबर दिए हैं और बरीरा ने 3 फोन नंबर दिए हैं। तो अब आप गौर करें, ये सेल होता है, ठीक है, टेबल का एक सेल है, इसमें एक वैल्यू है, इस सेल में सिंगल वैल्यू है, इस सेल में भी सिंगल वैल्यू है, लेकिन फोन वाले एट्रीब्यूट में इसमें 3 वैल्यूज आ गई हैं, जबकि ये चीज अलाउ नहीं करता फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, वैसे ही डेटाबेस अलाउ नहीं करता, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब आपने अगर इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? इस एक रो को 3 रोज में एक्सटेंड कर देंगे। कैसे? ये देखिए, ये आपके पास जो इस वक्त राइट रिलेशन है ना, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। आप इसको गौर करें, देखें, शहबाज के 3 फोन नंबर थे, आपने शहबाज वाले रिकॉर्ड को 3 रोज में एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखें, 1 शहबाज लाहौर उसका पहला फोन नंबर, 1 शहबाज लाहौर उसका दूसरा फोन नंबर, 1 शहबाज लाहौर उसका तीसरा फोन नंबर, ठीक है, 3 रोज में एक्सटेंड कर दिया। दूसरा देखें, गौर करें, दूसरे रोल नंबर की 2 फोन नंबर थे, तो राशिद को 2 रोज में एक्सटेंड कर दिया। तीसरे रोल नंबर के भी 2 थे, तो आपने सहर सलीम को भी 2 रोल नंबर में 2 रोज में एक्सटेंड कर दिया और हर रो में अलग-अलग फोन नंबर आ गया, बाकी रिकॉर्ड रिपीट हो रहा होगा। और फिर तीसरा क्या है, चौथा क्या है? बरीरा के 3 फोन नंबर थे, आपने बरीरा को 3 फोन नंबर्स में एक्सटेंड कर दिया। इस तरह से रोज को एक्सटेंड करने से आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हासिल कर ली। अब आपका जो रिलेशन है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ये जो राइट रिलेशन है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। अब आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन करें और उसको इसकी एग्जांपल दें, तो आपने उसकी लाजमी पहले डिफाइन करना है, ठीक है, जो आपने पिछली स्लाइड में देखा। एग्जांपल देनी है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिमूव करते हैं या फिर मल्टी ग्रुप्स को रिमूव करते हैं, फिर आपने बताना है मल्टी ग्रुप या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और उसके बाद एक एग्जांपल देनी है कि एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल फोन है तो फोन के ही हो सकते हैं। फिर आपने इस तरह से रिलेशन टेबल बना के भी एग्जांपल देनी है, ठीक है। इस तरह आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गई। अब बाकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, पार्शियल और उसके अंदर जो जो टर्म्स आ रही हैं, जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रहा है, थर्ड में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रहा है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा इतना ही।